शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 19वां दिन है और इस जंग का असर ईरान से लेकर लेबनान तक देखा जा रहा है। तेहरान से लेकर बेरूत तक धमाके हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, इमारतें तबाह हो रही हैं। जंग में हर दिन नए और ज्यादा ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटों में ईरान, इराक से लेकर लेबनान तक जंग से कैसे तबाही मच रही है। युद्ध शुरू तो हो जाता है, लेकिन उसे रोकना अक्सर मुश्किल होता है। ये जंग तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है। रुकेगी कब, ये पता नहीं। ईरान में अमेरिकी और इजरायली हमले हो रहे हैं, तो ईरान के हमलों की चपेट में इजराइल से लेकर पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकाने हैं। इस बीच इजराइल ने लेबनान में ताबड़तोड़ हमलों की बारिश कर दी है। तबाही की तस्वीर नंबर 1। तस्वीरें देखिए, कैसे ये इमारत रेत के ढेर की तरह गिर गई है। चंद सेकंड में बिल्डिंग धराशायी हो गई। जंग का एक मोर्चा लेबनान में भी खुला है। इजराइल के एयर स्ट्राइक ने यहाँ तबाही मचा दी है। ये सेंट्रल बेरूत का बशूरा इलाका है। ये बहुमंजिला इमारत इजराइल के एयर स्ट्राइक की चपेट में आ जाती है और चंद सेकंड में गिर जाती है। तबाही की तस्वीर नंबर 2। इस बिल्डिंग में कितने लोग थे, कितने मारे गए, कितने घायल हैं, ये तस्वीरें देखकर बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। धूल का एक बड़ा गुबार उठा और आसपास फैल गया। चारों ओर मलबा ही मलबा है। तबाही की तस्वीर नंबर 3। बिल्डिंग जहां गिरी उसके चारों ओर कैसे हालात हैं, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जहां बहुमंजिला इमारत थी, वहां अब मलबे का ढेर लगा है। सब कुछ बर्बाद हो गया है। इजराइल का कहना है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है, लेकिन इसकी चपेट में आम लोग और रिहायशी इलाके लगातार आ रहे हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 4। ये तस्वीरें यूएई में अमेरिकी बेस की हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। देखा जा सकता है कि उन्हें रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल भी चलाई गई। आप देख सकते हैं कि कैसे इंटरसेप्टर मिसाइलें अपना टारगेट मिस कर रही हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 5। तस्वीरें दुबई की हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आसमान में ड्रोन और मिसाइलों की जंग चल रही है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें दुबई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के पास की बताई जा रही हैं। ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें चलाई गईं। कुछ ड्रोन्स हिट भी हुए, लेकिन उनका जलता हुआ मलबा नीचे गिरा। तबाही की तस्वीर नंबर 6। ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए हमलों का नया चरण शुरू कर दिया है। अब तक 60 से ज्यादा बार मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की है। अली लारीजानी की मौत के बाद ईरान ने हमले और भी तेज कर दिए हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 7। ईरान ने अपनी हज कासिम मिसाइल को जंग में शामिल किया है। मिसाइल से हमला करके अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। IRGC ने मिसाइल हमले का ये वीडियो भी जारी किया है। तबाही की तस्वीर नंबर 8। ईरान पश्चिमी एशिया में अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहा है, तो उसका दूसरा बड़ा टारगेट इजराइल के शहर हैं। ईरान ने तेल अवीव में हमले तेज कर दिए हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 9। ईरान ने इजराइल के गश्तदान में भयानक हमले किए हैं।
कई धमाके इस इलाके में देखे गए। इन धमाकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 10। तस्वीरें तेल अवीव के पास रमत गान की हैं। ईरानी मिसाइल अटैक की चपेट में ये इमारत आ गई। इजरायली आर्मी ने ये वीडियो जारी किया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 11। इजराइल का ये होलोन रेलवे स्टेशन है। ये ईरान के निशाने पर था। आयरन डोम इंटरसेप्टर से ये हमला नाकाम हुआ। एनडीटीवी के कैमरे में ये मिसाइल हमला कैद हो गया। तबाही की तस्वीर नंबर 12। जंग का असर इराक में भी खूब दिख रहा है। बगदाद में लगातार अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साधा जा रहा है। एक बार फिर अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया है। इसके साथ बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया है। कई ड्रोन को डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि इराक में ये हमले ईरान समर्थित गुट कर रहे हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 13। इजराइल और अमेरिका के निशानों पर ईरान के अंदर प्रमुख ठिकाने हैं। तेहरान के बसीज फोर्स के ठिकानों पर हमले का ये वीडियो सामने आया है। इस हमले में बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की मौत हो गई है। आईडीएफ ने पोस्ट और चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। तबाही की तस्वीर नंबर 14। ये खतरा लगातार बना हुआ है कि कहीं ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान न हो जाए और कोई बड़ी त्रासदी न हो जाए। आईएईए के मुताबिक ईरान ने उसे जानकारी दी है कि बुशर न्यूक्लियर प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा है। हालांकि न्यूक्लियर प्लांट या किसी स्टाफ को नुकसान की खबर नहीं है। तबाही की तस्वीर नंबर 15। बुधवार को ईरान के यूएई के अल मिन्हाद एयर बेस को निशाना बनाया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस फोर्स की काफी पहले से मौजूदगी है। बताया जा रहा है कि हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तेल अवीव के पास ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। यहाँ के रमदान में कुछ लोगों के मरने की भी खबर है। हमारे संवाददाता उस जगह पहुंचे जहां ये हमला हुआ। एनडीटीवी इंडिया आ पहुंचा है रमदान, इजराइल। बीती रात यहां पर ईरान की मिसाइल ने बहुत बड़ा हमला किया जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो रिहायशी इलाका है जहां पर हमला हुआ। इनफैक्ट हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर ये मिसाइल गिरी। घर के बीचों बीच मिसाइल ने बहुत बड़ा एक सुराख कर दिया। दंपत्ति, 70 वर्षीय दंपत्ति यहाँ पर सो रहे थे। उस वक्त रात को यह हमला हुआ। उनको बिल्कुल समय नहीं मिला वहाँ से निकलने का और बॉम्ब शेल्टर में जाने का। उनमें से एक अपाहिज थे और दोनों बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे और वो वहाँ से नहीं निकल पाए। आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति आइजैक हेर्जोग जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं वो यहाँ आ रहे हैं मुआयना करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, उनके साथ सांत्वना जताने के लिए, सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें खास आपको रमदान से आ रही हैं, इजराइल से, जहाँ ईरान का एक नया हमला हुआ है जिसमें 2 लोग मारे गए हैं और 4 लोग घायल हुए हैं। तो अभी स्थिति सामान्य से बिल्कुल परे है। यहाँ पर लगातार इजराइल में ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं और इजराइल और अमेरिका भी पूरी तरीके से ईरान पर जो है मिसाइलें दाग रहा है। 19 दिन हो चुके हैं और अभी अर्थव्यवस्था हो या फिर कूटनीतिक तौर पे स्थिति हो मिडिल ईस्ट की, पूरी तरीके से असमंजस में है। और अब इंतज़ार उसका कि कब ये जंग जो है ख़त्म होगी या रशिया यूक्रेन की तरह ही ये जंग अभी तक जारी रहेगी। यहाँ रमदान, इजराइल से आदित्य राज कौल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अली लारिजानी और बासिज फोर्स के जनरल गुलाम रजा सुलेमानी की मौत के बाद ईरान बुरी तरह बौखला गया है। वो प्रतिशोध की ज्वाला में बुरी तरह दहक रहा है और अब उसने उठा ली है तीसरी कसम की, मिटा देंगे हम। जी हाँ, ईरान ने साफ कर दिया है कि जितनी ताकत से ईरान पर हमला होगा उससे कहीं ज्यादा मजबूती से पलटवार किया जाएगा। ये वो तस्वीर है जो ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है।
परसों तक जो शख्स ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ था, वो अब कॉफिन के अंदर, और साथ में अली लारिजानी का बेटा मुर्तजा लारिजानी। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका के हमले में बासिज बल के प्रमुख जनरल गुलाम रजा सुलेमानी भी मारे जा चुके हैं। पहले इजराइल ने इनके मारे जाने का दावा किया। In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. उसके बाद देर शाम ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इन सभी की मौत की पुष्टि करते हुए अमेरिका और इजराइल को नसीहत की कड़ी घुट्टी पिला दी। ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया कि ईरान के राजनीतिक तंत्र और व्यवस्था को भेद पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। The Islamic Republic of Iran has a strong political structure with established political, economic, and social institutions. The presence or absence of a single individual does not affect this structure. Of course, individuals are influential and each person plays their role, some better, some worse, some less. But what matters is that the political system in Iran is a very solid structure. धमकी के साथ ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नई कसम उठा ली है। ईरान ने अपनी आधुनिक और पहले से ज्यादा घातक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे चोट पहुंचाने वालों को ईरान की मिसाइलें छोड़ेंगी नहीं। ये उसी घातक प्रहार की सबसे ताजा खेप है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अब वो अपने दुश्मनों के खिलाफ हज कासम मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये हज कासम को लेकर ईरान डराने और धमकाने की कोशिश क्यों कर रहा है? तो इसे समझना चाहिए। हज कासम मिसाइल को 2020 में मारे गए कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर बनाया गया है। मध्यम दूरी की 1400 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली ये घातक मिसाइल है जो मैक 12 यानी करीब 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल बंकर, मोटे कंक्रीट ढांचे और सुरक्षित सैन्य ठिकानों पर प्रहार करने में सक्षम है। इसे घातक और सटीक हमलों के लिए जाना जाता है, यानी टारगेट पर 100% सटीक हमले में सक्षम है। ये मिसाइल मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल MARV तकनीक से लैस है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल आखिरी समय में भी दिशा बदल सकती है। रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए MARV तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी दुश्मन के रडार और मिसाइल इसे आसानी से भेद नहीं सकते। ये थाड और एरो जैसे डिफेंस सिस्टम को भी भेदने में माहिर है। सूत्रों की माने तो इसे खास तौर पर अमेरिका के बेस और इजराइल पर हमलों के लिए बनाया गया है। तो क्या माना जाए? अमेरिकी बेस और इजराइल में हो रहे सटीक हमलों के पीछे क्या हज कासम जैसी मिसाइलें ही जिम्मेदार हैं, जिसकी काट अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है? और इसी के दम पर ईरान इजराइल के आयरन डोम को आसानी से भेद कर तबाही मचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। इस युद्ध में अमेरिका और ईरान दोनों ने जैसे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर 5000 पाउंड का महाबम गिरा डाला है, तो वहीं ईरान ने भी अपनी ताकतवर मिसाइल हज कासिम का पहली बार इस्तेमाल किया है। वो ईरान जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसके पास हथियार खत्म हो गए हैं, वहीं ईरान अब एक नए और ताकतवर मिसाइल के साथ इस युद्ध में नजर आ रहा है। युद्ध में उतरे नए हथियार, अमेरिका का महाबम। ईरान की हज कासिम, पश्चिम एशिया में भयंकर टकराव, किसमें कितना दम। अमेरिका का महाबम और ईरान की हज कासिम मिसाइल।
इस युद्ध में अमेरिका और ईरान दोनों ने नए हथियार उतार दिए हैं। जहां एक तरफ अमेरिका ईरान पर महाबम के जरिए हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि उसके पास हथियारों की कमी हो गई है, वही ईरान अब एक ऐसा हथियार इस युद्ध में लेकर आया है जिसका इस्तेमाल उसने अभी तक नहीं किया था। इस मिसाइल का नाम है हज कासिम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक अमेरिका ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया। ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया, भयंकर बमबारी हुई और इस हमले में इस्तेमाल किया गया 5000 पाउंड वाला महाबम। 23 क्विंटल वजन वाले इस महाबम को बंकर बस्टर्स भी कहा जाता है। हॉर्मुज पर काबू पाने की कोशिश में अमेरिका की तरफ से ये एक अहम कदम था। इस हमले के बाद अमेरिका ने कहा कि ईरान के ये मिसाइल वाले ठिकाने हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बन रहे थे। इसीलिए अमेरिका ने इस महाबम का इस्तेमाल किया। आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि ये महाबम कैसे काम करता है। ये मिसाइल सीधे जमीन के अंदर पेनिट्रेट करते हुए गहराई में जाती है और मोटी कंक्रीट को चीरते हुए जमीन के अंदर मौजूद मिसाइल बेस और बंकरों को तबाह कर देती है। इसीलिए इसे बंकर बस्टर्स भी कहा जाता है। ये कोई साधारण बम नहीं है। इसका वजन 5000 पाउंड यानी 23 क्विंटल होता है। इसे डीप पेनिट्रेटर म्यूनिशंस कहा जाता है, जो जमीन के अंदर गहराई तक जाकर खलबली मचाने वाला बम है। इसलिए इसे बंकर बस्टर्स भी कहा जाता है। ये जमीन के अंदर गहराई में जाकर नष्ट करने की क्षमता रखता है। मोटी कंक्रीट को चीरकर अंदर घुसता है और भूमिगत मिसाइल बेस को तबाह करता है। साथ ही ये बम स्टोरेज बंकर भी नष्ट कर सकता है। हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ अमेरिका की ये कार्रवाई इस पूरे अभियान में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। वजह यह है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया है। लेकिन इस सब के बीच ईरान भी अमेरिका के सामने झुकता नजर नहीं आ रहा है। भले ही ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हों कि ईरान के हमलों की क्षमता कम हो रही है, उसके हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन ईरान इन सभी दावों को दरकिनार करते हुए अपने नए हथियारों से हर बार अमेरिका को हैरान कर रहा है। इस बार ईरान ने अपनी और भी ताकतवर मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल का नाम है हज कासिम। IRGC ने घोषणा की कि उन्होंने इजराइल पर हमलों की एक नई लहर के दौरान पहली बार इस मिसाइल को दागा। इन हमलों में इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और बेत शेमेश के साथ साथ कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हज कासिम मिसाइल की क्या खासियत है। हज कासिम मिसाइल अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान के पूर्व कुद्स फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया था। ये ठोस ईंधन आधारित मिसाइल है। इसकी रेंज 1200 से 1400 किलोमीटर है और ये 500 किलोग्राम वजन का विस्फोटक ले जा सकती है। ये ईरान की सबसे सटीक मिसाइलों में से एक है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान, दोनों ने ही अपने ताकतवर हथियार इस युद्ध में उतार दिए हैं। जहां अमेरिका महाबम का इस्तेमाल करके ईरान को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहीं ईरान ने पहली बार हज कासिम को युद्ध में उतार दिया है। अब देखना होगा कि ये युद्ध और कितना खतरनाक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा नेटो के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। वो अब कहने लगे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं। हॉर्मुज के मामले में ट्रंप के सभी मित्र देश उनका आवेदन ठुकरा चुके हैं। स्पेन हो या जापान, सबका कहना है कि हम अपने जहाज हॉर्मुज नहीं भेजेंगे। ट्रंप को उम्मीद थी कि नेटो देश तो उनके बुलावे पर दौड़े चले आएंगे, लेकिन उन्होंने ईरान पर हमला करने से साफ इनकार कर दिया है।
हॉर्मुज़ का चक्रव्यूह ट्रंप तोड़ेंगे अकेले। ट्रंप को नाटो की ना। ट्रंप क्यों बोले किसी की जरूरत नहीं। We don't need any help, actually. ट्रंप के साथ हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। ट्रंप का सीधा इशारा नाटो देशों की ओर है, वो संगठन जिसका सबसे बड़ा सदस्य अमेरिका है। ईरान में हमले के लिए जब ट्रंप ने नाटो देशों का आह्वान किया तो एक एक कर सबने मना कर दिया। ट्रंप इससे भड़के हुए हैं। वो लगातार नाटो के सदस्य देशों को याद दिला रहे हैं कि हमने अरबों डॉलर की मदद की, लेकिन हमारे साथ हमारी जंग में आप शामिल नहीं होने आए। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बना हुआ है, जहां तेल के व्यापार पर ईरान सवार है। यहां से गुजरने वाले हर जहाज पर ईरान की नजर रहती है। इस बीच अमेरिका ने हॉर्मुज़ में कब्जे को लेकर 5000 पाउंड के बम गिराए हैं। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता ध्वस्त हो चुकी है और उन्हें अब नाटो देशों या किसी अन्य से सहायता की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप का कहना है कि हमने उनकी इतनी मदद की, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आए। Agreed with us, but they don't want to, despite the fact that we help them so much, we have thousands of soldiers in different countries all over the world, and they don't want to help us, which is amazing. I mean, amazing. And I didn't do a full court press because I think if I did, they probably would be. But we don't need help. That war is NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that. I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test. Because we don't need them, but they should have been there. ट्रंप हॉर्मुज़ को लेकर लगातार नाटो देशों से कह रहे हैं कि अपने जहाज भेजें, लेकिन नाटो देशों ने साफ कह दिया है कि वो ऐसा नहीं करने वाले। नाटो के अलावा अमेरिका के दूसरे मित्र देश भी जंग में शामिल होने या हॉर्मुज़ में जहाज भेजने के लिए मना कर चुके हैं। स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया साफ शब्दों में ट्रंप को मना कर चुके हैं। नाटो और दूसरे मित्र देशों का ये इनकार लगता है ट्रंप पचा नहीं पा रहे। पिछले कई दिनों से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें वो अमेरिका को सबसे ताकतवर देश बताते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि हॉर्मुज़ से निकलने वाले तेल की उनसे ज्यादा दूसरे देशों को जरूरत है। We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. Strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait far more than ours. We get less than 1% of our oil from the Strait. So we want them to come and help us with the Strait. हॉर्मुज़ का संकट कितना बड़ा है ये आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम दिनों में हर दिन यहाँ से करीब 77 जहाज गुजरते हैं। 16 मार्च 2026 को पहली बार यहाँ से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 0 दर्ज की गई, यानी एक भी जहाज नहीं गुजरा। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस रास्ते को बंद करने की घोषणा की है। कुछ चुनिंदा जहाजों को ही गुजरने की इजाजत दी जा रही है। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी मार्ग से गुजरता है। इसके बंद होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह प्रभावित हुई है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर देते हैं। उसके बाद ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाता है। खाड़ी देशों में कुछ तेल रिफाइनरी भी हमले का शिकार होती है। ईरान कह रहा है कि सिर्फ मित्र देशों के जहाज निकलेंगे, अमेरिका और इजराइल के तो बिल्कुल नहीं। ट्रंप हर दिन दावा करते हैं कि ईरानी नौसेना को खत्म कर दिया है, लेकिन इन दावों के उलट हॉर्मुज़ में अमेरिका का झंडा फिलहाल नहीं लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। पीएम मोदी ने कुवैत के प्रिंस से बात की। पीएम मोदी ने कुवैत पर हुए हमले की निंदा की। पश्चिम एशिया के हालात पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने हालात पर चिंता जाहिर की। शांति के लिए कूटनीतिक
जुड़ाव जरूरी है, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। तो कुवैत के प्रिंस से प्रधानमंत्री मोदी की ये अहम बातचीत हुई है। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है, ऐसा पीएम की तरफ से कहा गया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नेटो देशों पर वार। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नेटो देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसा। नेटो के कुछ देशों को गैर जिम्मेदार सहयोगी बताया। हॉर्मुज स्ट्रेट के इस्तेमाल को लेकर तंज कसा। हॉर्मुज इस्तेमाल करने वाले देश सक्रिय हो जाएंगे। तो नेटो के कुछ देशों को गैर जिम्मेदार बताया। हॉर्मुज स्ट्रेट के इस्तेमाल को लेकर तंज कसा। और क्या ईरान के हमले में अमेरिकी जंगी बेड़ों को नुकसान उठाना पड़ रहा है? पहले खबर आई थी कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन को करीब 1000 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है। अब खबर आई है कि लाल सागर में तैनात यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में आग लग गई, जिसके बाद इसे मोर्चे से हटाया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए लाल सागर से अरब सागर तक अपने शक्तिशाली जंगी बेड़े तैनात कर दिए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज अकेले दम पर किसी देश को तबाह करने की ताकत रखता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें आग लग गई, और आग भी ऐसी कि इसे लाल सागर में अपना मोर्चा छोड़कर पीछे हटना पड़ा। सवाल ये कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में आग कैसे लगी? क्या कोई हादसा हुआ या ईरान ने बनाया निशाना? इसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, सफाई दी जा रही है। कुछ दिन पहले यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर आग लग गई थी। ये आग लॉन्ड्री वाले सेक्शन में लगी और इसकी वजह से 609 सैनिक बिना बिस्तर के फर्श पर सोए। ये आग करीब 30 घंटे तक जहाज पर लगी रही। अब ऐसा कहा जा रहा है कि मरम्मत के लिए इसे वहां से हटाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसे अस्थायी रूप से ग्रीस में खड़ा किया जाएगा। ग्रीस के क्रेट द्वीप पर यह खड़ा रहेगा, यानी जिस जहाज को ईरान से जंग के दौरान इस्तेमाल करना था उसे अब मोर्चे से हटाकर मरम्मत के लिए खड़ा किया गया है। जहाज को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स पहले भी आई थी। इसमें टॉयलेट की दिक्कत बताई गई थी। अब जहाज की लॉन्ड्री सर्विस की जगह में आग लग गई। ये सब उस जहाज पर हुआ जो कि समंदर में तैरता एक शहर जैसा है। राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड के नाम पर अमेरिकी युद्धपोत का नाम यूएसएस जेराल्ड फोर्ड रखा गया है। ये अमेरिका का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी कीमत लगभग करीब $18 बिलियन है। करीब 5000 नाविक सवार हो सकते हैं। 75 से 90 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। ये 337 मीटर लंबा है। इसमें 78 मीटर का फ्लाइट डेक है। F-18F और F-35F फाइटर जेट्स मिशन के लिए उड़ान भरते हैं। ये परमाणु ऊर्जा से चलता है। ये विमान वाहक पोत पिछले 9 महीनों से तैनाती पर है और इसी साल की शुरुआत में कैरिबियन क्षेत्र में भी सैन्य अभियानों में हिस्सा ले चुका है। वेनेजुएला के पास भी इसकी तैनाती की गई थी। अमेरिका लगातार कह रहा है कि सब ठीक है, तो फिर इसे पीछे क्यों हटाया गया है? क्या आग काबू में है या कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिसे अमेरिका छुपा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका और ईरान की जंग में दुबई को भी काफी नुकसान हो रहा है। दुबई पर आए दिन ईरान की तरफ से बमबारी होती है। एनडीटीवी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे दुबई में है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की 141वीं मंजिल से उनकी स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनडीटीवी इंडिया की टीम इस वक्त दुनिया के सबसे ऊंची इमारत की 141वें मंजिल पर मौजूद है, बुर्ज खलीफा की यदि हम बात करें तो शुरुआती दिनों में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव शुरू हुआ, उसके बाद यूएई पर भी लगातार जब अटैक करने की शुरुआत हुई, तब हमने देखा कि किस तरह से बुर्ज खलीफा भी कई बार खबरों में आया। एनडीटीवी इंडिया की टीम इस वक्त बुर्ज खलीफा के एक ऑफिस में मौजूद है और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें इस बात की कि फिलहाल यहाँ पर स्थितियां सामान्य है। धीरज जी, आपके
ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं। किसी तरह का कोई आपको प्रिकॉशनरी मेजर बताया गया है सरकार की तरफ से या कोई अलर्ट? अलर्ट्स तो एक रेगुलर अलर्ट्स आते रहते हैं जब भी कोई ड्रोन और मिसाइल अगर आ रही होती है तो। बाकी बुर्ज खलीफा की अगर हम बात करें तो पिछले 19 दिन से बुर्ज खलीफा कभी भी खाली नहीं कराया गया था। हमें एक बार भी कोई मेल या मैसेज नहीं आया बुर्ज खलीफा मैनेजमेंट से खाली कराना है। इनफैक्ट सैटरडे को जब पहली बार अलर्ट्स आए और जब मीडिया में और व्हाट्सएप पे ये बोलना चालू हो गया कि बुर्ज खलीफा खाली किया है, वो न्यूज़ भी एक्चुअली हम बुर्ज खलीफा में बैठ के देख रहे थे। यही अपने ऑफिस में बैठ के हम लोग वो न्यूज़ देख रहे थे। हमारी पूरी टीम जो है पिछले 19 दिन से ऑफिस में आ रही है। ये दुबई क्रीक एरिया है जहाँ पे कुछ डेब्रिस गिरा था और यहाँ DIFC है। DIFC के पीछे फ्यूचर म्यूजियम भी इसी साइड में आ जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ पे है। ये कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर है? क्योंकि जो घटना आज हुई है वो कन्वेंशन सेंटर के सामने हुई है। उस एरिया में जो वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर आएगा। और ये वाला इलाका आप हमें समझा पाए? ये जो मेरा 1, 2 पीछे वर्ल्ड आइलैंड से ये कोका कोला अरेना भी है यहाँ पे। और जो समंदर की तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पर, आप बताएं कि उधर मुझे कुछ शिप्स भी नजर आ रही हैं जो प्रतीत होता है कि शायद एंकर पे खड़ी हैं इस वक्त। जिस तरह की स्थिति हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बनी हुई है उसके कारण शिप्स आगे नहीं जा पा रही हैं, वहीं पर रुकी हुई हैं। आवाजें भी लाउड एक्सप्लोजन हमें सुनाई दे रही हैं जो UAE सरकार के मुताबिक, ये एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये वो आवाज़ है जो UAE एयर डिफेंस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है और जब वहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की जाती है, लॉन्च की जाती है, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाता है, तो ये वो आवाज है। तो फिलहाल इस वक्त की हम बात करें ग्राउंड जीरो की, तो बुर्ज खलीफा के आसपास और बुर्ज खलीफा के भीतर स्थिति सामान्य है। बाहर टूरिज्म जरूर कम है क्योंकि फ्लाइट्स नहीं है और मोबाइल पर अलर्ट्स लगातार इस इलाके में तो पिछले आधे घंटे में 3 से 4 बार तक मेरे फोन पर आए हैं। NDTV इंडिया के लिए UAE से तेजश्री पुरंदरे। ईरान युद्ध के चलते गहराए LPG और तेल संकट पर भारत के लिए राहत भरी खबर है। कुछ राहत की तस्वीरें सामने आई हैं। 2 LPG से लदे जहाजों के बाद अब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर कच्चे तेल से लदा लाडकी भी सकुशल भारत पहुंच गया है। ये हिंदुस्तान में फैली तेल और गैस के संकट की अफवाह के बीच राहत की बहुत बड़ी खबर है। युद्ध के बीच उपजी गैस और तेल की किल्लत की खबरों के बीच ये 3 तस्वीरें किसी मरहम से कम नहीं है। नंदा देवी और शिवालिक पहले ही LPG गैस लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए भारत पहुंच चुके थे और अब जगलाट की जहाज कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पहुंच गया है। भारत में तेल का जहाज आना ये सिर्फ खबर नहीं है बल्कि राहत का वो डोज है जो आने वाले समय में तेल की कमी की उड़ती अफवाहों के बीच आया है। जगलाटकी पर 80,800 टन मरबान क्रूड ऑयल लदा है। ये क्रूड ऑयल भारत के लिए कितना अहम है वो समझिए। 80,800 टन क्रूड ऑयल से लगभग 43,643 लीटर पेट्रोल बनाया जा सकता है। इतने पेट्रोल से 36 लाख बाइक और करीब 10 लाख कारों की टंकियां फुल हो सकती हैं। अगर समूचे भारत में इसके इस्तेमाल की बात करें तो जहाज पर लदे क्रूड ऑयल से देश में 3 दिन तक सभी गाड़ियां चल सकती हैं। इससे पहले शेनलोंग जहाज तेल लेकर भारत पहुंचा था। तेल और गैस के टैंकरों का रास्ता साफ होने का मतलब है कि तेल और गैस की किल्लत वाली आशंकाएं अब सिर नहीं उठा पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।